हेलो एवरीवन। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी एसेट एलोकेशन के बारे में, जहां मैंने आपको ये समझाया कि कैसे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट को चूज किया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उसको देखना ना भूलिएगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इससे अगली प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, एक बार आपने प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिसाइड कर लिया तो वो भी चेंज होता रहता है। उसका रीजन ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहती है, बिकॉज वो डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर वो चेंज हो जाती है और इस कारण से आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी बदल जाता है। ऐसे केसेस के अंदर आपको फिर से अपने पोर्टफोलियो को रीसेट करना पड़ता है और इस मैकेनिज्म को पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के नाम से बुलाते हैं। और आज हम एनालिसिस में बात करेंगे इसी के बारे में। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब होता है एक इन्वेस्टर को अनडिजायरेबल रिस्क से बचाना। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपीस हैं और मैं 3 इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपना पैसा लगा रहा हूँ। वो है इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डिवेंचर्स। और मैंने एसेट एलोकेशन की अप्रोचेस को यूज करके ये डिसाइड कर लिया है कि मैं 30% पैसा तो इक्विटी में लगाऊंगा, 20% मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाऊंगा और 50% पैसा मैं डिवेंचर्स के अंदर लगाऊंगा। 2022 के अंदर मैंने अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने 30,000 रुपये दे दिए हैं इक्विटी को, 20,000 रुपये दे दिए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को और बाकी के जो मेरे पास पैसा बचा है 50,000 रुपये वो मैंने डिवेंचर्स में लगा दिए। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका मार्केट प्राइस हमेशा सेम नहीं रहता, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर वो चेंज होता रहता है और इस कारण से मेरा प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट में वो भी बदल जाएगा। आइए समझते हैं वो कैसे होता है। मान लीजिए 2023 के अंदर क्योंकि डे टू डे ट्रेडिंग हो रही थी, इंस्ट्रूमेंट का प्राइस बदल गया और हुआ यहाँ पर ये है कि जब मैंने 1 साल के बाद अपने पोर्टफोलियो को देखा तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि जो इक्विटी जहाँ मैंने 30,000 रुपये लगाए थे, अब उनका जो मार्केट वैल्यू है वो 54,000 रुपीज़ हो चुका है। और जो डिवेंचर्स है जहाँ मैंने 50,000 रुपये लगाए थे, अब उनका मार्केट वैल्यू 48,000 रुपीज़ हो चुका है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जहाँ पे मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ की थी, अब उसकी मार्केट वैल्यू 18,000 रुपीज़ है। अगर मैं इसका टोटल लेता हूं तो वो आता है 1,20,000, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, अभी वो 1,20,000 रुपये हो चुके हैं। मैंने 20% कमा लिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर मैं प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दूँ तो देखिए क्या देखने को मिलता है कि 54,000 रुपये मेरी इक्विटी की वैल्यू है और अगर मैं 1,20,000 से इसका प्रोपोर्शन निकालता हूँ तो वो मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है, 45%। और अगर मैं डिवेंचर्स की बात करता हूँ, अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 48,000 है और प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा हो चुका है 40%। और अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करता हूं तो यहाँ पर मेरा जो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 15%। हालांकि ओवरऑल मैं पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि मैं इक्विटी के अंदर 30% पैसा रखना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो चुका है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है वो बढ़ चुका है और वो 45% हो चुका है। और दूसरी तरफ डिवेंचर के अंदर वो 10% कम हो गया है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर वो 5% कम हो चुका है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या करना होगा, मुझे अपने पोर्टफोलियो को रीसेट करना होगा। अब वो कैसे होगा, ये बहुत ही सिंपल है। आपने करना क्या है, आपका इक्विटी के अंदर प्रोपोर्शन जो है अब वो 45% हो चुका है, जबकि आप रखना चाहते थे 30%। तो आप क्या करें, 15% स्टेक को सेल कर दीजिए। अब 1,20,000 का 15% निकालता हूँ तो कितना निकल कर आता है, वो 18,000, मतलब कि 18,000 रुपीज़। तो मैं क्या करूँगा, 18,000 का जो अपना स्टॉक है उसको मैं सेल कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, 15% मैंने सेल कर दिया है। डिवेंचर में मेरा जो स्टेक था वो 40% हो चुका है, जबकि वो 50% होना था। तो मैं क्या करूँगा, अपना 10% स्टेक मैं डिवेंचर के अंदर इंक्रीज कर दूंगा और बाकी का जो 5% है वो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इंक्रीज कर दूंगा। मतलब कि जो पैसा इक्विटी को बेचने से मिलेगा उससे मैं डिवेंचर्स और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लूँगा और इस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को रीसेट कर सकता हूँ। चलिए, ये बात तो होगी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की, जहां मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली ये भी है कि पोर्टफोलियो को रीसेट करने के लिए आपको किसी इंस्ट्रूमेंट को खरीदना पड़ता है और किसी और इंस्ट्रूमेंट को बेचना भी पड़ता है। मतलब पैसा कहीं से आता है और उस पैसे को कहीं और आप लेके भी जाते हैं। बट यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है और गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। तो पोर्टफोलियो को रीसेट अगर आपने करना है तो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। मेरा यहाँ पे आपको सजेशन ये है कि अपना एक बेंचमार्क फिक्स कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि अगर मेरा पोर्टफोलियो में जो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 10% से अगर कम चेंज होता है तो मैं पोर्टफोलियो को रीसेट नहीं करूंगा। अगर वो 10% से ज़्यादा हो जाता है तो मैं उसको रीसेट करूंगा। जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल वीडियो में लिया है,
वहाँ पर हमने देखा था कि जो इक्विटी था वहाँ पे हमारा प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 से बढ़कर 45% हो गया, मतलब कि 15% बढ़ गया। तो इस केस के अंदर तो हमने क्या किया, पोर्टफोलियो को रीसेट किया। लेकिन अगर वो 30 से 35% हो जाता या 38% हो जाता तो बेटर ये था कि हम उसको रीसेट ना करते, क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी आप रीसेट करते हैं उतना ज़्यादा आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे करना पड़ता है। इससे नुकसान क्या होता है, जो पैसा आपने कमाया होता है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट या गवर्नमेंट टैक्सेस के अंदर चला जाता है और आपकी एक्चुअल इनकम को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो जहां मैंने आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।